जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो मार्च अप्रैल के आसपास का करंट अफेयर्स जो इम्पोर्टेंट वाले हैं आज हम लोग उनको कंप्लीट करेंगे। और जो भी करंट अफेयर थोड़े बहुत और बचेंगे वो हम लोग थीम वाइज जब कवर करेंगे एक दो दिनों में तो आपका वहाँ से भी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आज हमारा फोकस मार्च अप्रैल के करंट अफेयर्स पे ज़्यादा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें से किनको इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड से नवाजा गया है? यानी निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है मीना चरांदा। मीना चरांदा जी जो हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कालिंदी कॉलेज के प्रिंसिपल हैं और उनको ये अवार्ड दिया गया है उन एजुकेशन के फील्ड में और समाज सेवा के फील्ड में जो उन्होंने शानदार कार्य किए हैं उसके लिए उनको ये सम्मानित किया गया है इस अवार्ड से। जुदित सुमिनवा तुलुका, इनको पहला फीमेल प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया गया है कौन से देश का? यानी जुदित सुमिनवा तुलुका को किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये बनी है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो यानी कि कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की पहली महिला प्रधानमंत्री। अब देखिए ध्यान दो, आपको दो बातों का ध्यान देना है। सबसे बड़ा देश अगर कभी भी आएगा स्टेटमेंट में तो अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है अल्जीरिया, पूरी दुनिया में 10वें नंबर पर आता है और अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है अफ्रीका महाद्वीप का, अफ्रीकन सब कॉन्टिनेंट का, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का। और अगर सबसे अधिक आबादी वाला देश आपसे कभी भी पूछा जाए तो वो है नाइजीरिया। ये दो बस फैक्ट एक्स्ट्रा याद रखिएगा। एक गार्डन है परमवीर चक्र गार्डन, जिसमें हमारे अभी तक के 21 जो परमवीर चक्र अवॉर्डीज रहे हैं जिन्होंने परमवीर चक्र जीता है उनके स्टैचूज वगैरह वहाँ पे बनाए गए हैं। तो आपको बताना है कि ये गार्डन कहाँ पर है। यानी परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं के इतिहास और मूर्तियों को प्रदर्शित करने वाले परमवीर चक्र उद्यान के नाम से प्रसिद्ध उद्यान का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो ये उद्घाटन किया गया है तमिलनाडु में और ये आर.एन. रवि जी हैं वहाँ के गवर्नर जो वहाँ पर आपको दिख रहे हैं। अगला सवाल है, कठिया गेहूं कौन से क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के उगता है, इसको पैदा किया जाता है, जिसे हाल ही में अप्रैल के आसपास के महीने में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग जीआई टैग दिया गया था। यानी कठिया गेहूं का उत्पादन यूपी के किस क्षेत्र में होता है जिसे प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया था? तो ये बुंदेलखंड के पास में होता है, इसको ध्यान रखिएगा। और आपको कलर से भी दिख रहा होगा कि ये लाल रंग का गेहूं आपको देखने को मिलता है। अब देखिए कुछ खास चीज़ें जो आपको ध्यान देनी है। यह सम्मान, ये जीआई टैग जो मिला हुआ है, ऐसा सम्मान पाने वाला उत्तर प्रदेश का ये पहला कृषि उपज है। यानी कृषि उपज जो है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, उसमें से किसी को अभी तक जीआई टैग से नवाजा नहीं गया है। तो ये जो आपके सामने कठिया गेहूं दिख रहा है ये पहला इस तरह का अनाज है, कृषि उत्पाद है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, इसको ड्यूरम गेहूं के नाम से भी जाना जाता है और ये ग्लूटेन फ्री है, ग्लूटेन इसमें नहीं मिलता है। तो ये भी स्वास्थ्यवर्धक है काफ़ी। और लाल गेहूं आपको रंग से भी दिख रहा है तो इसको लाल गेहूं के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल, भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फिल्म का क्या नाम है जिसका ट्रेलर लॉन्च किया गया था 4 अप्रैल को? यानी भारत की पहली कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित फिल्म का नाम क्या है जिसका ट्रेलर 4 अप्रैल को लॉन्च किया गया था? तो इस मूवी का नाम था IRAH। बाकी आप लोग डिटेल यहाँ से देख लीजिएगा। एयरफोर्स का सबसे बड़ा जो एक्सरसाइज है गगन शक्ति, वो इस साल 2024 का कौन से राज्य में कंडक्ट किया गया? यानी वायुसेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास गगन शक्ति 2024 किस राज्य में आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया राजस्थान में, इसको ध्यान रखिएगा। और ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पिछली बार 2018 6 साल पहले इस गगन शक्ति युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया था। तो 6 साल के बाद ये आयोजन किया गया है इसका। और पोखरन फील्ड फायरिंग रेंज जो जैसलमेर जिले में है वहाँ पर इस युद्धाभ्यास को आयोजित किया गया था। दुनिया के सबसे बुजुर्ग जो वृद्ध व्यक्ति थे जुआन विंसेंट पेरेज, इनका निधन हुआ 114 साल की आयु में। आपको ये बताना है ये कौन से देश के रहने वाले थे? तो ये रहने वाले थे वेनेजुला के। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत प्लान कर रहा है पहला कॉमर्शियल क्रूड ऑयल स्ट्रेटेजिक स्टोरेज बनाने का किस राज्य में? यानी भारत का अपना पहला वाणिज्यिक कच्चे तेल का रणनीतिक भंडारण किस राज्य में बनाने की योजना भारत बना रहा है? तो ये बनेगा पड्डूर, एक जगह है कर्नाटक में, वहां पर इसको बनाया जा रहा है। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ये ध्यान देना है कि दुनिया का तीसरा जो सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता और आयातक है, यानी वर्ल्ड का थर्ड बिगेस्ट ऑयल कंज्यूमर और इंपोर्टर जो देश है वो अपना भारत है। और इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड द्वारा इसे बनाया जा रहा है। पड्डूर जो कर्नाटक में है वहां पर अंडरग्राउंड स्टोरेज तैयार किया जा रहा है। 4 अप्रैल को राष्ट्रपति जो हैं
भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने भारत का पहला होम ग्रोन जीन थेरेपी कैंसर के लिए लॉन्च किया किस आईआईटी में? यानी 4 अप्रैल को भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने किस आईआईटी में कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी का शुभारंभ किया था? तो ये किया था आईआईटी बॉम्बे में। इस क्वेश्चन का आंसर ध्यान रखिएगा आप लोग। और ये जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है जिसे हम CAR-T सेल थेरेपी के नाम से भी जानते हैं, अब देखिए प्री के हिसाब से आपको आईआईटी बॉम्बे पता चल गया, मेंस के लिए आप इस टॉपिक को साइंस टेक में पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से जोड़ के हम लोग अपनी तैयारी करते हैं। नेशनल मैरीटाइम डे हर साल कौन से दिन मनाया जाता है जिसमें हम ऑनर करते हैं, सम्मानित करते हैं उन इंडिविजुअल्स को जिनका एक्सेप्शनल अचीवमेंट रहा है भारत के मैरीटाइम सेक्टर में? यानी भारतीय समुद्री क्षेत्र में असाधारण उपलब्धियों के लिए व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए हर साल किस तारीख को हम राष्ट्रीय समुद्री दिवस के रूप में मनाते हैं? तो वो है 5 अप्रैल, 5 अप्रैल को। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये 5 अप्रैल वही दिन था जब 1919 में मुंबई से लंदन तक पहले भारतीय स्वामित्व वाले जहाज MS लॉयल्टी की उद्घाटन यात्रा की हमें याद दिलाता है। और इस बार का अगर आपसे थीम पूछा जाए तो वो था नेविगेटिंग द फ्यूचर, सेफ्टी फर्स्ट। और ये हर साल आखिरी जो ये वर्ल्ड मैरीटाइम डे है, विश्व समुद्री दिवस की बात हो रही है। ये तो नेशनल मैरीटाइम डे था, राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को। तो जो विश्व समुद्री दिवस है वो हर साल सितंबर के आखिरी गुरुवार को मनाया जाता है, जैसे कि इस साल 26 सितंबर को पड़ा था ये। भारत का एम है कितना मेगावाट न्यूक्लियर पावर प्रोड्यूस करने का 2047 तक, एज पर एटॉमिक एनर्जी कमीशन चेयरमैन AK मोहंती जी। देखिए, परमाणु ऊर्जा आयोग के जो अध्यक्ष हैं AK मोहंती जी, उनका एक स्टेटमेंट आया और उसके अनुसार भारत का लक्ष्य 2047 तक कितने मेगावाट परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करना था? तो हमारा लक्ष्य है कि 2047 तक हम 1 लाख मेगावाट बिजली का उत्पादन कर रहे होंगे सिर्फ अपने परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके, यानी कि न्यूक्लियर पावर का उपयोग करके। आपसे ये पूछा जा सकता है। फिलहाल हम देखें तो 8 गीगावाट यानी 8000 मेगावाट के आसपास हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं। और 2047 तक यानी लगभग 23 साल के बाद हम इसमें 12 गुना से भी ज़्यादा वृद्धि कर देंगे, तब 12 × 96 यानी कि 1 लाख मेगावाट हम पहुंच जाएंगे बिजली उत्पादन में। वर्ल्ड हेल्थ डे हर साल कब सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडिंग डेट भी है? मतलब विश्व स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना तिथि भी है? तो जो WHO की स्थापना तिथि है उसी दिन हम लोग हर साल वर्ल्ड हेल्थ डे यानी कि विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो ये आपका दिन आ जाता है 7 अप्रैल, इसको ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग थीम की बात करें तो थीम हमारा था इस साल का माई हेल्थ माई राइट, यानी मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। और हेडक्वार्टर अगर हम लोग देखें WHO का तो वो था जिनेवा, स्विट्जरलैंड। अगला सवाल है, कौन सा ऐसा कॉरपोरेशन है जिसने इनॉग्रेट किया था भारत का पहला मल्टीपर्पस ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट 24 अप्रैल 2024 को? यानी 24 अप्रैल 2024 को किस निगम ने भारत के पहले बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड। और ये कहाँ पर हुआ था? तो नाथपा एक जगह है, झकरी हाइड्रो पावर स्टेशन, झकरी एक जगह हिमाचल प्रदेश में, वहां पर इसका उद्घाटन हुआ था। कौन सा ऐसा पोर्ट है भारत का जिससे भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में मान्यता मिल गया है? ट्रांसशिपमेंट हब का मतलब क्या है? सिंपल सा कि आपका कोई ऐसे पोर्ट है, बंदरगाह है, वहां पर कोई एक ऐसे जहाज आई, ठीक है, तो कहीं से भी अगर जहाज जैसे आ रही है तो यहां पर उसने सामान उतारा और फिर यहाँ से सामान लेके दूसरे बंदरगाह तक दूसरी जहाज़ें पहुँचाएंगी। तो मान लीजिए कुछ ऐसे बंदरगाह होते हैं कि जो बहुत बड़ी बड़ी जहाज़ें होती हैं वो हर जगह मुड़ के नहीं जा सकती हैं, बंदरगाह पे रुक सकती हैं। तो किसी एक बंदरगाह पे उन्होंने सामान उतार दिया और जो छोटे छोटे जहाज़ हैं फिर वहाँ से उस बंदरगाह से सामान लेकर बाकी बंदरगाह तक पहुँचा देते हैं। तो ट्रांसशिपमेंट हब यही होता है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन ये है कि किस बंदरगाह को भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में मंजूरी दी गई है? तो वो है विझिंझम बंदरगाह यानी विझिंझम पोर्ट। अब देखिए, अडानी समूह के अंतर्गत आने वाला ये विझिंझम पोर्ट जो है वो केरल में स्थित है, भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट हब है। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट या हब एक महत्वपूर्ण केंद्र है जहां कार्गो मतलब आपका जो ये माल ढुलाई और बड़े बड़े सामान आते हैं उसको अंतिम बंदरगाह तक पहुंचने से पहले एक बड़े जहाज से कई छोटे जहाज़ों में स्थानांतरित यानी कि ट्रांसफ़र किया जाता है, जैसा कि हम लोग अभी देख लिए हैं।
कौन सा देश दुनिया का पहला ऐसा देश बन चुका है जिसने नई वैक्सीन जारी की है मेनिंजाइटिस रोग के लिए? यानी कौन सा देश मेनिंजाइटिस के लिए नया टीका लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो ये देश है नाइजीरिया। और नाइजीरिया मैंने आपको जैसा बताया अफ्रीका का वो देश है जहाँ पर सबसे अधिक आबादी, मतलब वो देश जो सबसे अधिक आबादी रखा हुआ है पूरे अफ्रीका में, वो नाइजीरिया है। और इनका जो वैक्सीन का नाम है वो है मैन 5CV, इसको ध्यान रखिएगा। 5200 साल पुराना हड़प्पन सेटलमेंट डिस्कवर किया गया है आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा पटदा बेट के पास में। आपको बताना है कि पटदा बेट जो है वो कौन से राज्य में स्थित है, यानी किस राज्य में पटदा बेट में पुरातत्वविदों द्वारा 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती की खोज की गई। तो ये है आपका गुजरात के कच्छ वाले क्षेत्र में ये पटदा बेट क्षेत्र पड़ता है। बिल्किस मीर कौन से राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की हैं जो पहली महिला बनी है भारत की जूरी मेंबर बनने वाली समर ओलंपिक्स जो हुआ था पेरिस में? यानी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की बिल्किस मीर पेरिस में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जूरी सदस्य के रूप में सेवा देने वाली भारत की पहली महिला बन गई हैं? तो ये केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर। इनको ध्यान रखिएगा, बिल्किस मीर जी कहाँ की हैं? जम्मू कश्मीर की हैं। साइमन हैरिस इस देश के सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। आपको बताना है ये देश कौन सा है। यानी साइमन हैरिस किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? जो 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, तो ये है आपका ऑप्शन सी, आयरलैंड। ठीक है, तो आयरलैंड की जो संसद है उसने साइमन हैरिस को 37 साल की उम्र में देश का नया और सबसे कम उम्र का प्रधानमंत्री चुना है, जो लियो वाराडकर के आश्चर्यजनक इस्तीफे के बाद उनकी जगह लेंगे। तो लियो वाराडकर जी यहाँ पर फोटो में लेफ्ट साइड है और राइट साइड आप देख सकते हैं साइमन हैरिस को। कौन सा ऐसा प्राइवेट बैंक है जो पहला तो है साथ ही साथ इकलौता ऐसा प्राइवेट बैंक है जिसने अपना ब्रांच खोला है लक्षद्वीप की राजधानी कवारत्ती में? तो कौन सा निजी बैंक लक्षद्वीप यानी कि लक्षद्वीप की राजधानी कवारत्ती में अपनी शाखा खोलने वाला पहला और एकमात्र निजी बैंक बन गया है? तो ये बैंक है HDFC। इस बैंक का नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5वां एडिशन जो था, 5th एडिशन ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज दस्तली का, वो भारत और कौन से देश के बीच में अप्रैल में आयोजित किया गया? यानी संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तली का 5वां संस्करण अप्रैल में भारत और किस अन्य देश के बीच आयोजित किया गया था? तो ये दस्तलिक एक्सरसाइज जो है, जो आप इमेज में भी देख सकते हैं, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में इसे कंडक्ट किया गया था, इसका आयोजन किया गया था। हाल ही में ममता जी सागर जो हैं उनको सम्मानित किया गया वर्ल्ड लिटरेरी प्राइज से, उनका जो कंट्रीब्यूशन था लिटरेचर में उसकी वजह से। और ये किसके द्वारा सम्मान दिया गया? वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राइटर्स, WOW भी हम कहते हैं। आपको बताना है कि कौन से भाषा की पोएट है। यानी हाल ही में ममता जी सागर को विश्व लेखक संगठन द्वारा साहित्य में उनके योगदान के लिए विश्व साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपको बताना है कि वो कौन से भाषा की कवि हैं? तो वो कन्नड़ पोएट है, ये ध्यान रखिएगा। सब अभी तक का पहला स्काई ग्लास वॉक बनाया जा रहा है। स्काई ग्लास वॉक मतलब शीशे का कुछ है, आपको उसमें चलना फिरना है। और स्काई इसलिए क्योंकि वो काफ़ी ऊंचाई पे ऐसे थोड़ा सा बना हुआ है पुल जैसा। उसको भगवान राम के तीर धनुष के शेप में बनाया गया है। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में ये खुला है। यानी भगवान राम के धनुष और बाण जैसा दिखने वाला पहला स्काई ग्लास वॉक उत्तर प्रदेश के किस जिले में खोला जाएगा? तो ये चित्रकूट इसका राइट आंसर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इमेज में भी बना हुआ है। और यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है कि यह चित्रकूट वन प्रभाग के मारकुंडी रेंज में तुलसी झरने की सुरम्य पृष्ठभूमि पर स्थापित किया जाएगा। तो जो झरना है वहाँ पे वो तुलसी झरना है जहाँ पर इसे बनाया जा रहा है, तुलसी वाटरफॉल। शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा को अपॉइंट किया गया है पहले प्रधानमंत्री के तौर पे कौन से खाड़ी देश के? यानी शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा को किस खाड़ी देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं कुवैत के नए प्रधानमंत्री। ये ध्यान रखिएगा। और ये मैप है, एक बार आप लोग मैप में सारे देश के साथ उनका जो कैपिटल है वो जरूर देख लीजिएगा, राजधानी देख लीजिएगा। कौन सा क्रिकेट स्टेडियम है जो पहला BCCI के द्वारा एक्रीडेटेड वेन्यू बना है टू इंस्टॉल ए स्टेट ऑफ द आर्ट हाइब्रिड पिच? यानी कौन सा क्रिकेट स्टेडियम अत्याधुनिक हाइब्रिड पिच स्थापित करने वाला पहला BCCI मान्यता प्राप्त स्थल बन गया है? तो ये स्टेडियम, जैसा कि आप देख के पहचान भी रहे होंगे, धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि नीदरलैंड आधारित एक SIS ग्रास है
SIS पीच है, वहाँ पे कंपनी एक है SIS पीचेस ऑफ कंपनीज, जो कि पीच वगैरह के लिए घास वगैरह ये सब तैयार करती है, नीदरलैंड की कंपनी है। तो बस इतना भी ध्यान रखेंगे कि कौन से देश से हमने ये घास लिया है स्पेशल, तो ये नीदरलैंड से हमने लिया हुआ है। उनका क्या नाम है? एक बहुत ही प्रतिष्ठित इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं और कन्वेनर हैं छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के, जिनको 2024 का गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज़ मिला। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बिल्कुल आ सकता है। प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता और छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक का क्या नाम है, जिन्हें प्रतिष्ठित 2024 गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो इनका नाम है आलोक शुक्ला जी। अब ये जो गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज़ ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसे ग्रीन नोबेल प्राइज़ कहा जाता है। मतलब पर्यावरण के क्षेत्र में इसे नोबेल पुरस्कार जितना इज्जत दिया जाता है, तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। इन्वेस्ट इंडिया के हिसाब से उन्होंने प्रिडिक्ट किया है कि भारत का ई कॉमर्स मार्केट तीसरा सबसे बड़ा दुनिया का ई कॉमर्स मार्केट बन जाएगा कौन से साल तक। यानी इन्वेस्ट इंडिया ने भविष्यवाणी की है कि भारत का ई कॉमर्स बाजार किस वर्ष तक विश्व स्तर पर सबसे बड़ा बाजार बन जाएगा। तो ये बन जाएगा 2030 तक, ये ध्यान रखिएगा। और इन लोगों का दावा ये है इन्वेस्ट इंडिया का, निवेश भारत का, कि भारत का ई कॉमर्स मार्केट दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स मार्केट बनेगा और 2030 तक ये 325 बिलियन डॉलर के आसपास बनेगा। तो हो सकता है वो यहाँ आपके साथ ट्विस्ट कर दें कि 1 ट्रिलियन डॉलर बन जाएगा, 1000 बिलियन डॉलर या 500 बिलियन डॉलर, तो ये स्टेटमेंट गलत है। 325 बिलियन डॉलर के आसपास का एक फिगर भी आप याद रखेंगे तो काम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसका नाम है अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट? यानी कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा अल मखतूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने का महत्वाकांक्षी प्रयास शुरू कर रहा है? तो ये देश है यूएई और दुबई में इसे बनाया जाएगा। इतना ध्यान रखिएगा आप लोग। हमजा यूसुफ पहले मिनिस्टर थे कौन से यूरोपियन देश के, जिन्होंने अप्रैल में रिजाइन दे दिया? यानी किस यूरोपीय राष्ट्र के पहले मुस्लिम प्रथम मंत्री हमजा यूसुफ ने अप्रैल में इस्तीफा दे दिया था? तो ये थे स्कॉटलैंड के हैं ये, इनका ध्यान रखिएगा। और हमजा यूसुफ स्कॉटलैंड के पहले मुस्लिम पहले मंत्री थे, फर्स्ट मिनिस्टर एक दर्जा है उसमें, और लीडर भी थे स्कॉटिश नेशनल पार्टी के, जिन्होंने अप्रैल में रिजाइन दे दिया था राजनीतिक उथल पुथल के बीच में। प्रोफेसर नईमा खातून जी पहली महिला वाइस चांसलर बनी हैं कौन से प्रतिष्ठित केंद्रीय विश्वविद्यालय की? तो प्रोफेसर नईमा खातून किस प्रतिष्ठित केंद्रीय विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बनी हैं? तो ये बनी है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति, यानी फर्स्ट वुमेन चांसलर, वाइस चांसलर। हर साल हम लोग वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेट करते हैं कौन से दिन अप्रैल में? हर वर्ष विश्व पृथ्वी दिवस अप्रैल में किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को, ये याद रखिएगा। और थीम जो था इस बार का वो था प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक, यानी ग्रह बनाम प्लास्टिक। तो ये टॉप 30 क्वेश्चंस हैं। पीडीएफ आप लोगों को जय हो स्टडी मेन टेलीग्राम चैनल और जय हो स्टडी वनडे एग्जाम और जय हो स्टडी डिस्कशन ग्रुप सारे जगह शेयर कर दिया जाएगा। जो पेड ग्रुप के लोग हैं उनको तो मिल जाता है पीडीएफ वगैरह, तो आप लोग पढ़ते रहिए अच्छे से। दूसरा वीडियो जो करंट का एक और आज देने का प्रयास रहेगा, उसमें मार्च पे ज़्यादा फोकस होगा। तो अप्रैल के आसपास का जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो हम लोग देख चुके हैं, कुछ और भी होगा तो थीम वाइज जो कवर करेंगे उसमें पूरा हो जाएगा। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, जितना हो सके रिविजन करिए, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सब चीज़ें ठीक होंगी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।